जी नमस्कार सर। मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे सिटी सिग्नेचर नामक हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी। आपका पूरा नाम मेरे ख्याल से निरुपमा पांडे मिश्रा है। डॉक्टर निरुपमा पांडे मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और थैंक जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक चिकित्सक के अलावा एक समाज सेवी भी हैं। समाज सेवा में अक्सर आप जो है समाज के साथ जुड़ी रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान भी आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा जो है वो लोगों का ज्ञानवर्धन किया है, बहुत सारे लोगों को उत्साहवर्धन किया है। आप डायरेक्टर हैं राजेश्वरी हेल्थ केयर की, गायनकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हैं, एडोलसेंट काउंसलर हैं और चेयरपर्सन हैं AHA 2020 आपने लिखा हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2021 और जोनल कोऑर्डिनेटर हैं WWCJD पेडिकॉन 2020 की। नेशनल ट्रेनर फॉर वेरियस एडोलसेंट मॉडल्स हैं। एडिटर इन चीफ हैं ई बुलेटिन AHA लखनऊ की और ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हैं ई एडोलसेंट यूपी चैप्टर की। अरे वाह! अवार्ड्स फॉर सोशल सर्विसेज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। बहुत ही अच्छी बात है। मैं ऐसी प्रतिभा के साथ रूबरू होके खुद को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सोशल रिसर्च फाउंडेशन हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता है जो इस समाज को कुछ देना चाहते हैं, इस समाज के साथ जुड़कर कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जैसा मित्रों हम सब जानते हैं कि चिकित्सा कलयुग में तो पृथ्वी के चिकित्सक जो हैं वो कलयुग में तो भगवान है ही धरती के। जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए डॉक्टर निरुपमा पांडे मिश्रा जी सोशल रिसर्च फाउंडेशन के साथ भी एक्टिव रूप से जुड़ी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं लखनऊ यूपी से। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारा सोशल रिसर्च फाउंडेशन है ये न केवल समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है बल्कि उच्च शिक्षा में जागरूकता के लिए रिसर्च के तमाम आयाम स्थापित करने की भी कोशिश करता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे इस कड़ी में कि हम 6 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स पब्लिश करते हैं और डॉक्टर निरुपमा पांडे मिश्रा जी जो जुड़ी हैं हमारे साथ, आप जो है मैंने जैसा बताया कि राजश्री हेल्थ केयर से हैं, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में भी हमारी बड़ी मदद करेंगी। एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट जुड़ी हैं और समाज को तो बहुत सारी मदद करेंगी। कभी भी आपको हेल्थ से लेकर कोई समस्या होती है तो आप राजेश्वरी जी निरुपमा पांडे जी से आप सीधे सवाल कर सकते हैं, या तो उनसे कर लीजिए, हमसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन सवालों को। तो मैडम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बताइए कि राजेश्वरी हेल्थ केयर ये आपका ही हॉस्पिटल है, कब से आपने कब इसकी स्थापना की, या इस हॉस्पिटल से कैसे जुड़ी, या क्या आपके दिमाग में आया कि भाई मुझे हॉस्पिटल की स्थापना भी करनी चाहिए? मैम जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए इतने अच्छे शब्दों से मेरा उत्साहवर्धन किया। और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग आपके सामने छोटे ही हैं। आपने जैसा पूछा कि राजेश्वरी हेल्थ केयर हमारा शुरू करने का क्या मकसद था, तो ये राजेश्वरी हेल्थ केयर मेरा निजी संस्थान है। और इससे पहले भी मैंने जी प्राइवेट प्रैक्टिस मुझे लखनऊ में करते हुए करीब लगभग 20 साल होने को आए हैं। तो अरे शुरुआत वाह! में मैं दूसरे संस्थानों से जुड़ी हुई थी। फिर जी ये दिमाग में आया कि एक अपना संस्थान हो तो कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ चीजें दूसरों के यहाँ जो हम नहीं उतने कुछ कर पाते हैं, जी सामाजिक सेवा के तौर पर भी और भी। तो उस लिहाज से हमने ये अपना दिसंबर 2009 में हमने इसको लगभग स्टार्ट किया था। और उसी जी समय कुछ दिनों बाद ही हमने एक हमारा स्वयंसेवी एनजीओ भी हमने एक स्टार्ट की थी, पंडित सरदेव नारायण पांडे स्वयं सेवा संस्थान। तो ये जी भी हमारे एनजीओ भी साथ में चलता है, इसी के साथ साथ इसको भी लगभग 20 साल हो गए हैं। और ये मेरा संस्थान है। यहाँ मैं स्त्री रोग, प्रसूति रोग, जैसा आपने बताया, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में एडोलसेंट काउंसलर भी हूँ। और हम लोग समाज सेवा भी समय समय पर करते रहते हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं और बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। अभी हम लोग फिर करने जा रहे हैं एक हम 1 तारीख को, क्योंकि हम लोग जी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ये चल रहा है। जी ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर जो है ये बहुत ही जानलेवा कैंसर, नाम ही जानलेवा है। और ब्रेस्ट जी कैंसर हमारे यहाँ महिलाओं में काफी प्रमुखता से पाया जाता है।
और जी, ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसको अगर समय रहते इसकी जांच कर ली जाए, तो ये इसको समय से रहते इसकी उपाय भी हो सकता है। तो इसकी जागरूकता के लिए कि महिलाएँ किस तरीके से घर पर रह कर के आप इसको ये कर सकती हैं, पहचान सकती हैं इसके लक्षण। इसके लिए हम लोग जी, और हमारे कुछ और भी डॉक्टर्स हमारे साथ आएँगी और माहवारी स्वच्छता ये इस टॉपिक पर हम काफ़ी समय-समय पर अपने कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, सैनिटरी पैड्स हम लोग बाँटते हैं, तो इस दिन भी हम लोग सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स का हम लोग वितरण करेंगे और इसी जी, तरीके से हम लोग किशोरियों को भी जागरूक करेंगे। तो ये ही कुछ सोशल कार्य है, आप लोग भी जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। तो समाज में जी, ऐसे थोड़ी ज़रूरत है जागरूकता लाने की भी और इस तरह के स्वैच्छिक अगर हम बिल कार्य कर बिल्कुल। सकें। जी। नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ क्योंकि आजकल चिकित्सा जगत में जहाँ एक बात ये हो गई है कि भाई डॉक्टर लोग सिर्फ़ पैसे के लिए काम करते हैं और कई तमाम भ्रांतियाँ भी हैं, तमाम अपवाद भी हैं। तो ऐसे में जब आप जैसे लोग जो समाज के प्रति जागरूक होते हैं, ज़िम्मेवार होते हैं, आपसे जब मुलाकात होती है तो हमको भी कुछ समाज को जवाब देने को मिल जाता है कि नहीं देखिए कुछ डॉक्टर की जहाँ आप दूसरे चेहरे दिखाते हैं, वहीं आप जैसे चिकित्सक भी हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र का नाम ऊँचा होता है। अभी-अभी आपने बातचीत में नाम लिया पंडित सहदेव प्रसाद पांडे जी का, जिनके नाम से आप एक संस्थान और भी चला रही हैं, समाज सेवी संस्थान चला रही हैं। तो और मेरे दिमाग में हमेशा ये भी रहता है कि जब कोई फल लगते हैं, जब कोई पेड़ ऊँचा होता है, जब कोई पौधा आगे बढ़ता है, तो उसकी जड़ें, उसका जो बीज होता है, वो बहुत ही सुदृढ़ होता होगा, बहुत ही संस्कारवान बीज होता होगा, उसी के पौधे बहुत आगे जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित सहदेव प्रसाद पांडे साहब आपके आपसे किस तरह जुड़े थे और या किस तरह जुड़े हैं? और आप लगे हाथ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी एक बात हो जाएगी, क्योंकि जब वहाँ से सहयोग होगा, वो वृक्ष, वो बीज बहुत अच्छा होगा, वहाँ से ही ये पौधा पनपा होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मैम। जी सर, आपने बहुत अच्छे शब्द सच में सचमुच कहे। ये पंडित सरदेव नारायण पांडे ये मेरे दादाजी थे, लेट ग्रैंडफ़ादर और जी, ये जो है काफ़ी आप विद्वान थे आपकी उससे। तो इनका बहुत इनकी इच्छा थी एक्चुअली हम लोग बिहार से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, हमारे जी, जो जी, पूर्वज हैं बिहार के हैं। तो बिहार में हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी पिछड़ापन रहा है, इधर तो काफ़ी जी, फिर भी हो गया है, जिस गाँव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ, ये सब काफ़ी कम होती थी जी, है सुविधा उस समय भी जब हम दादी का नाम है। तो मेरे अच्छा, दादा-दादी इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा थी, जैसे जहाँ आजकल अभी भी लड़कियों को लोग कम पढ़ाना पसंद करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कम करते हैं, वहाँ उस ज़माने में भी मेरे दादा-दादी काफ़ी इस तरह से प्रगतिशील कहे जाएँगे और उनके उसी समय से इच्छा थी कि हम लोग पढ़ें, डॉक्टर बनूँ मैं ख़ास करके और यहाँ बिहार में आकर के उनकी बहुत जी, इच्छा थी कि बिहार में आकर के और यहाँ गरीब लोगों को हम अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकें, उनका बड़ा मन था। तो कुछ हुँ, कारणोंवश बिहार में क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से इंजीनियर रहे हैं, यूपी में पढ़े तो यहीं पर उनको सर्विस मिली, तो थ्रू आउट वो यूपी जी, में ही रह गए। तो इस वजह से फिर बिहार पढ़ाई भी हमारी यहाँ पे हुई, तो बिहार जाना फिर इतना संभव नहीं हुआ, फिर दादाजी की भी कुछ समय बाद डेथ हो गई, दादी की भी हो गई। लेकिन उनकी जो वो हुँ, इच्छा रह गई थी, तो वो इच्छा मेरी माताजी भी बहुत प्रगतिशील थी मनोरमा पांडे तो उन लोगों ने मेरे माता-पिता ने उनकी इच्छा को सम्मान करते हुए हमें डॉक्टरी पढ़ाई। तो ये सारी उनकी इच्छाएँ थी जिस वजह से वो हम लोग उनके प्रेरणावश हम लोग ये काम कर सके और डॉक्टर हम बन कर के हमने उनके ही नाम से फिर ये संस्थान शुरू किया और अपनी दादी के नाम से अपना ये अ, हॉस्पिटल है हमारा मनोरमा क्लिनिक मैं जहाँ पर रहती हूँ, वहाँ पे भी एक छोटी-सी क्लिनिक है, वो मेरी माताजी के नाम से। तो ये बेसिकली हमारे माता-पिता का ही आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे पूर्वजों का है, जो हम लोग उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। जी। बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ और मुझे विश्वास तो है पहले भी था, आपसे बात करके ये बिल्कुल सत्य साबित हो गया कि हमारे जो संस्कार हैं, वो अभी तक जीवित हैं। जो हम भारतीय लोग हैं, वो संस्कार में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं और मित्रों आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर निरूपमा पांडे मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो
अपनी जो पृष्ठभूमि है, जो अपनी जड़ें हैं, उसको उन्होंने वो आसमान पे पहुँचना चाहती हैं और आसमान पे पहुँच भी चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है वो अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा, अपने रूट को नहीं छोड़ा, अपने उन पूर्वजों के नाम को नहीं छोड़ा। तो भई ऐसी जो बेटियाँ हैं, वो हमारे समाज के लिए रियली बहुत गौरव के काबिल हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूँ और आपके माता-पिता, दादा-दादी के चरणों में अपना जो है वो शीश झुकाता हूँ कि आप उन्होंने ऐसे बच्चों, ऐसे संस्कार वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो फिर लगे हाथ में मैं आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जहाँ से शादी करके आप आगे 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 आई साहब के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा कि फिर आप निरुपमा पांडे से निरुपमा मिश्रा बनने तक का क्या सफ़र रहा? वहाँ से क्या प्रगति हुई? क्योंकि एक जब पुरुष आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन जब एक स्त्री आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से मतलब बिना पुरुष के सहयोग के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि घरेलू जीवन में भी तमाम सारी ज़िम्मेवारियाँ हो जाती हैं, बाद में शादी के बाद तमाम सारे बंधन भी हो जाते हैं। हम लोग इस सभ्यता से भी पता है हमें, ये तो हम जानते हैं। तो वहाँ के बारे में भी कुछ लगे हाथ चर्चा होगी। मैम। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि बगैर हम लोग भारतीयता में हमारा समाज, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बहुत भूमिका है और शादी के बाद डेफ़िनेटली पति और उनसे हमारे ससुराल पक्ष अगर सहयोगी ना हो तो काम करना स्त्री के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो उस मामले में मैं अपने को भाग्यशाली ही कहूँगी कि मेरे ससुराल पक्ष वाले लोग भी उतने ही पढ़े-लिखे हैं। मेरे ससुर जी जो हैं वो भी एक केजीएमयू के यहाँ के ग्रेजुएट रह चुके हैं उस ज़माने के और उन्होंने भी सरकारी नौकरी में थे, तो इस वजह से उन्होंने अपना सरकारी नौकरी में ही अपना जीवन व्यतीत किया और मेरे पति भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा वो भी प्रतापगढ़ को बिलॉन्ग करते हैं ये लोग। तो बेसिकली जी। तो उनका भी वो भी सरकारी में ही अपने पिताजी के पद चिन्हों को फ़ॉलो करते हुए लेकिन उन लोगों की भी इच्छा थी, उनके भी मेरे जो ददिया ससुर हैं, उनकी भी इच्छा थी कि हम लोग एक वहाँ कस्बा है, वहाँ पर हम लोग गरीबों की सेवा करें। तो वहाँ भी प्रतापगढ़ के पास एक कुहड़ौर कस्बा है छोटा, तो जी, वहाँ भी जी। हमारा एक इसकी ब्रांच है मेरी निरुपमा हॉस्पिटल के नाम से। तो वहाँ भी मैं हफ्ते में 1-2 दिन जा कर के अपना और बाकी समय में मेरे फादर इन लॉ जो रिटायर हो चुके हैं, वो उसको सँभालते हैं और वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तो उनके सहयोग हमारा पूरा बिल्कुल ससुराल पक्ष से मेरे ससुर जी का भी पूरा सहयोग है और पति का भी उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दे रखी है कि मैं दोनों जगहों को और इतनी हिम्मत दे रखी है उन्हीं की वजह से मैं ये दोनों जगहों का और बच्चों को भी देखना सँभाल पाती हूँ। ससुराल पक्ष के बिना मेरी सास का भी बहुत योगदान रहा है इसमें, बच्चों को सँभालने में। तो ये सब ईश्वर की कृपा है और आप लोग का हुँ। शुभकामनाएँ हैं जो हमें अच्छे लोग भी इस तरह मिल जाते हैं, आशीर्वाद सबका जी। भगवान की दया से बिल्कुल, हमारे मैं ये ऊपर महसूस बनी है। करता हूँ कि बिना सुखद परिवार के आप सुखद समाज की परिकल्पना नहीं कर सकती हैं क्योंकि समाज जी, की प्राथमिक जो इकाई है वो परिवार ही है। तो परिवार जी, सुदृढ़ होगा तो समाज अपने आप जो है वो आगे बढ़ेगा। ख़ैर आइए चलते हैं आपके प्रोफ़ेशन की ओर गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन के तौर पे एडोलसेंट काउंसलर के तौर पे क्या अनुभव रहा कि समाज में भी जागरूकता कितनी जागरूकता की आवश्यकता है? कितना लोग अभी बचते हैं हॉस्पिटल आने से या कितने लोग स्त्रियों के केस में तो खास तौर पे होता है, हालाँकि हम लोग जहाँ राजधानी में आप रह रहे हैं, हम भी यहाँ कानपुर से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर में घरेलू दवाइयों से ही काम चला लेते होंगे या कई बार वो हॉस्पिटल आने से हिचकते होंगे। ऐसी कुछ समस्याएँ आपके समक्ष भी आती हैं? हैं? जी, बिल्कुल हम लोग भी लखनऊ में हैं सेंटर ऑफ मतलब ये एक तरह से कैपिटल है स्टेट का। बिल्कुल, पर बिल्कुल। ये बात आपको जान के ताज्जुब होगा और हमें भी होता था, कुछ साल पहले कोरोना से पहले तो हम लोगों ने एडोलसेंट में काफ़ी स्कूल्स में भी काम किया है, अपने जी, हमारी जो संस्था है आईएमए के थ्रू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू भी हमने जी। किया है। स्कूल्स में हम लोग जा कर के वहाँ पर हमने स्वास्थ्य के इस तरह की परिचर्चा की, उनको जागरूकता की। तो हम लोगों ने उस समय भी ये देखा कि लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है वो गाँव या वो कस्बे, लेकिन वहाँ भी कई बहुत सारी समस्याएँ हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। लड़कियों को ख़ास तौर पे स्कूल आने में दिक्कतें होती हैं। यही जो मेंस्ट्रुअल ये सारी इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से उनको पैड्स नहीं अवेलेबल है, तो कपड़े-वपड़े
लेने पड़ते हैं। इस वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं 12-13 साल के बाद। इन समस्याओं के हम्म, स्कूल्स भी हैं जहाँ टॉयलेट्स नहीं है। अब तो मोदी जी ने खैर, ये 2-3 साल पहले कोरोना से पहले की बात है, तो उस समय जी टॉयलेट्स की बड़ी समस्या थी। उसके बाद तो मोदी जी ने काफ़ी इसमें काम किया है इस क्षेत्र में। फिर कोरोना में कुछ समय के लिए हमारा स्कूल्स बंद हो गए थे, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ लोगों को बनी हुई थी। सब कोविड हॉस्पिटल बन गए थे, उस समय भी लोगों को स्वास्थ्य के लिए अपने किससे कंसल्ट करें। तो हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन और टेलीमेडिसिन, आप लोग भी काफ़ी मीडिया के थ्रू आपने भी अवेयरनेस करी और हम लोग भी टेलीकम्युनिकेशन से उन लोगों को सेवाएँ दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत इसके बारे में काम करने की ज़रूरत है। कोविड कम हो गया है अभी भी, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जैसा आपने कहा कि लोग हॉस्पिटल आने में हिचकते हैं और ख़ास तौर पे हम्म, महिलाएँ। तो ये बात हम्म, बिल्कुल सही है और लेडीज़ तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल समझ लीजिए कि समाज में निचले पायदान पर परिवार में रखती हैं। जब तक उनकी बिल्कुल सिचुएशन एकदम बेड पे ना लेटने लायक हो जाए, तब तक वो कुछ करती ही रहती हैं। खून का हीमोग्लोबिन लेवल हम लोगों ने अभी एक सर्वे किया था, मेरा एक पेपर था, रिसर्च पेपर मैंने प्रेज़ेंट किया था इसी किशोरियों का इसके ऊपर कि क्या डिफ़रेंस है अर्बन और रूरल एरिया में किशोरियों में हीमोग्लोबिन लेवल में। तो लड़कों में कुछ फ़र्क है क्या? तो ये देखकर बड़ा दुःख हुआ कि अर्बन और रूरल दोनों में 90% हमारी जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, वो एनीमिक हैं। और इनफैक्ट महिलाएँ महिलाएँ और किशोरियाँ 90% ये जो है, इनमें खून का हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम से कम है, जो एनीमिया के उसमें आता है। तो जी ये चीज़ें किशोरियों में अब और भी ज़्यादा है क्योंकि किशोरियाँ जो है माहवारी से संबंधित जो भी उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो या और भी चीज़ें हैं, वो जल्दी डॉक्टर से संकोचवश या कुछ सामाजिक जो धारणाएँ हैं, उनकी वजह से एक-दूसरे से अपनी माँ-बाप से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो उस वजह से उनका खून कम हो जाता है। खान-पान में भेदभाव अभी भी बहुत घरों में है लड़के-लड़कियों के परिप्रेक्ष्य से, तो इस वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ वो कंसल्ट करने से कतराती हैं। तो ये जी सारे हम लोगों ने इस दौरान हमने अपने काउंसलिंग के दौरान हमने दूर करने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं और उनको यही समझा रहे हैं कि ये चीज़ें माहवारी वगैरह ये जो है, ये कोई टैबू नहीं है इस बारे में बात करना। खुलकर बात हम्म, करिए, अपनी समस्याएँ बताइए, ब्रेस्ट कैंसर भी हम लोग का इसी कड़ी में है और भी हम लोग सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुख्य कैंसर, ये भी एक प्रमुख कैंसर है लेडीज़ में। इसको भी लोग लेडीज़ जनरली अर्ली स्टेज में डिस्कस नहीं करती हैं शर्म की वजह से जी और जब ये जी एडवांस हो जाता है तब फिर ये क्यूरेबल नहीं रह जाता है। तो ये समस्याएँ हम लोग जी बिल्कुल देख रहे हैं, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, समाज में अभी भी बहुत जी जागरूकता की खास तौर पे महिलाओं में जी और किशोरियों में बहुत ज़रूरत है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। मैं आपके माध्यम से और सोशल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से भी इस समाज से अपील करना चाहूँगा कि बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, जो स्त्रियाँ हैं वो स्त्रियाँ ही हैं, लेकिन उनको तो अपनी बात खुल के बतानी चाहिए क्योंकि आज का संकोच कल की बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं एक पेरेंट्स और जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे भी ये एक अपील करना चाहता हूँ कि आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो आपके घर की प्रमुख गृहिणी है या जो आपके घर का बच्चा है, आजकल तो लड़के-लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी ये बन रही है कि हम कहीं न कहीं उसको समय-समय पर अपने बच्चों पे इस रूप में भी ध्यान दें कि भई जो है ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई अंदर ही अंदर समस्या आ रही हो जिससे बच्चा जो है वो कह ना पा रहा हो। स्कूल जाना कम हो रहा है, किसी तरीके से बोल नहीं रही है या व्हाटएवर। तो फिर जो है आप इस बात को ध्यान दें, माताएँ-बहनें सब ध्यान दें और अपने बच्चों की उन समस्याओं को जो वो हमारे संकोच के नहीं कह पा रही हैं, जो आगे कोई बृहद विषम रूप ले सकता है, उसे आप डॉक्टर्स के माध्यम से परामर्श देके और जल्द से जल्द उसका निराकरण कराएँ ताकि ये चीज़ें ना आएँ, का प्रतिशत जो है वो कम हो सके। बीमारी रोकी नहीं जा सकती लेकिन जागरूकता ही बीमारी का प्राथमिक उपचार है। तो डॉक्टर साहब मैं आगे बिल्कुल। चलता हूँ, आपने लिखा है चेयरमैन एएचए 2020 एएचए मतलब ऑल इंडिया हॉस्पिटल एसोसिएशन या कुछ और है, मैं जानता नहीं हूँ, आप मुझे इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगी। और जी। जॉइंट सेक्रेटरी लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2021 रही हैं आप, तो इसके बारे में भी कुछ हम सोचते हैं कि हमारे दर्शकों को जानकारी मिले डॉक्टर साहब? जी सर, ये एएचए हमारा वही एडोलसेंट हेल्थ अकेडमी है एक्चुअली। ओके। ये किशोरों के जो हम लोग हैं, ये किशोरों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारी एडोलसेंट हेल्थ अकेडमी है। ये
सेंट्रल लेवल पर भी है, ये सेंटर अच्छा। लेवल पर इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में और जी, उसकी सब पूरे ऑल ओवर इंडिया इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। तो हमारी जी। लखनऊ भी जो है इसकी एक लखनऊ में भी इसकी एक ब्रांच है और हम लोग सब मिल करके हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जिस तरीके से हम लोग स्कूल्स में हम गए और या हमारे यहाँ जो किशोरियाँ आती हैं, हम लोग खुद अपने लेवल पर, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनकी समस्याओं को समझें। अभी जैसे हुँ, स्कूल्स के ये खुलने का था, तो ये हमारी एएचए और लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी हमारी ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो इसकी मूल संस्था है, वो इंडियन लेवल पर, तो इसी हुँ। की हर पूरे देश में इसकी ब्रांचेज़ हैं। तो उसी की ये लखनऊ ब्रांच है हमारी लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसकी सब ब्रांच है ये एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी। तो अच्छा जी। उसकी और भी कई सब ब्रांचेज़ हैं, रेस्पिरेटरी ब्रांच है जैसे, तो ये उसकी मेन शाखा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसकी सब जो है लखनऊ ब्रांच है, लखनऊ एकेडमी पीडियाट्रिक्स, उसकी सब ब्रांच है एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी। तो ये सब हम लोग मिल करके वही बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएँ अपने लेवल पर हम लोग देखकर हम लोग सेंटर में भेजते हैं और फिर वो सेंटर जो है अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार भी कई बार रिकमेंडेशंस माँगती है इसी से इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से। जी, जैसे अभी जी। स्कूल खुलने के लिए गाइडलाइंस थे कोविड के लिए या बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो। तो ये सब हुँ, गाइडलाइंस हुँ। माँगती रहती है केंद्र सरकार, तो ये हम लोग अपने लेवल पर यहाँ की समस्याओं को देखकर सब अपने-अपने स्टेट्स उस हिसाब से सुझाव देते हैं, तो उसको वो कंपाइल करके फिर केंद्र सरकार उस पर अमल करती हुँ, है हुँ। या और भी जो आगे काम करती है। तो ये चीज़ें जी, हैं। हम लोग एडोसेंट हेल्थ एकेडमी के माध्यम से हम लोग ये जो बहुत सारे हमारे बाल संरक्षण गृह हैं, हम लोग इसमें भी गए थे, तो इनकी जो समस्याएँ हैं, बच्चों की बहुत सारी समस्याएँ थी। यहाँ पर भी किशोर बच्चे जो हैं, जो अपराध जिन्होंने किया है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर है, एक तरह से जेल ही है, बट उनको जेल नहीं कहते, संरक्षण गृह कहते हैं। तो वहाँ भी कुछ जी। समस्याएँ थी, हम लोग गए थे, तो उनकी समस्याओं को भी हमने सुना, उनको काउंसलिंग भी की और हमने ऊपर भी पहुँचाने की कोशिश की उनकी समस्याओं को कि इनको अगर ऊपर तक जाकर के उसपे कुछ समाधान किया जा सके। तो इस तरीके से जी, और स्टेट्स में भी जो उनकी समस्याएँ होती हैं, वो लोग अपने लेवल पर करके ऊपर पहुँचाते हैं। जी। ये उनका एक एक आप में और पद आता है जोनल कोऑर्डिनेटर CZE पीडीसीकॉन जी, 2020। तो इसके बारे जी, में भी कुछ जानना चाहूँगा। अभी हम इसको जी। ढूँढ रहे थे कहीं पे यूट्यूब में, तो हमने देखा आपका एक अच्छा-सा अच्छा, डांसिंग वीडियो भी आ रहा था उसमें और अच्छा, आपका नाम भी फ्लैश होके आ रहा था। तो जानना अच्छा। चाहूँगा कि ये किस तरह का जो है प्रकोष्ठ है आपका? जी, एक्चुअली ये हम लोग ये कॉन्फ्रेंस हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। जी, साल में 1-2 कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। अब जैसे हम लोग की कोरोना से पहले तो हम लोग की फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी। लखनऊ में भी हुई हैं और अभी हम लोग का एडोल्सकॉन होने वाला है, नेशनल एडोल्सकॉन हम लोग लखनऊ ही होस्ट कर रहे हैं। बट जी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से इसको फिजिकल नहीं करके हम लोग वर्चुअल ही करेंगे, वर्चुअल माध्यम से इसी पर करेंगे हम लोग। तो जी। ये भी सेंट्रल ज़ोन ई पेडिकॉन था ये भी डिफरेंट ज़ोन्स में बाँटा हुआ है ऑल ओवर इंडिया हमने बताया हमारी ये पूरा शाखा है, तो सेंट्रल ज़ोन का ये पेडिकॉन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था। ये भी हमारा कोरोना के काल में हुआ था, तो डॉक्टर्स भी हम लोग आपकी तरह इंसान होते हैं, तो हम लोग करके ये सब मतलब एक ही काम करते-करते मोनोटोनस हो जाता है। तो इसके और बिल्कुल। प्लस हमारी इसमें नॉलेज भी बढ़ती है, हम लोगों को एमसीआई से गाइडलाइंस है कि कॉन्फ्रेंसेस करके आप अपनी नॉलेज को रिन्यू करते रहिए। तो इसलिए जी, कॉन्फ्रेंसेस करना ज़रूरी होता है और उसमें फिर हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो ये हम ही लोग बिल्कुल। का सुझाव था बेसिकली कि हम लोग पहले प्रोफेशनल्स बुलाए जाते थे जब पर फिजिकल होता था प्रोग्राम तो। तो हम ही लोगों ने बल्कि सुझाव दिया कि अगर डॉक्टर्स खुद ही आपको अपने प्रोफेशनल के बजाय अ, हम लोग खुद परफॉर्म करें तो इससे डॉक्टर्स की कल्चरल प्रतिभा भी सामने आएगी और कुछ उनका भी अपना भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से पायनियर ही हम लोग कहे जाएँगे मैं कि हमने इस तरीके से फिर हमारे शुरू करते ही फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे निकल के आए प्रतिभाशाली जो डांस और गाने और इस तरीके से कई प्रोग्राम हम लोग अब ज़्यादातर अब हम लोग खुद ही कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कम ही बुला रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा हुँ, सुखद बदलाव आया है और हम लोग ये जी। समय-समय पर इसको करते रहते हैं। तो अभी एडोल्सकॉन होने वाला है हमारा नवंबर में।
ये जी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसी तरीके से ये हुआ था हमारा जोनल कॉन्फ्रेंस। ये वुमेन्स के लिए हुआ था बेसिकली। मैंने जैसा जी बताया था जी कि हम जी लोग की एक वुमेन्स, इसकी जैसे एक सब ब्रांच एडोलसेंट है, इसी तरीके से इसकी एक वुमेन्स विंग भी है, जो कि खास हम्म। महिलाओं के लिए ही वो ज्यादातर उनकी समस्याओं के लिए काम करती है। उनकी जो अच्छा समस्याएं हैं उसको उठाती है। तो उन्हीं की वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ज्यादातर महिलाओं के संबंधी प्रोग्राम्स हुए थे। तो महिलाओं जी ने ही ज्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया था, जेंट्स भी थे। जी बिना पुरुष के जी सब जी उसके तो सहयोग के महिलाएं भी नहीं कर सकती कि महिला पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के बिल्कुल पहिए बिल्कुल हैं, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल अलग बिल्कुल हट ठीक कह के रही कुछ नहीं। हैं। जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतना सारा काम है, नेशनल ट्रेनर है वेरियस एडोलसेंट मॉडल्स के, और उसके बाद एडिटर इन चीफ हैं ई बुलेटिन AHA का लखनऊ के। तो कैसे इतना समय निकाल लेती हैं मैम अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और घरेलू लाइफ है, इसके बीच में समाज की जिंदगी भी है, कैसे कर लेती हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन हो जाता है सबका? जी सर, आप लोग भी करते रहते हैं, मैंने देखा है। आप भी बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। आपने भी यूट्यूब से लेकर के और पेपर पब्लिश काफी प्रभावित हम लोग हुए। तो आप जैसे लोगों को देख करके भी प्रेरणा मिलती है। समय तो देखिए, जब आपकी इच्छा हो, जैसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, समय आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। समय निकालना पड़ता है, होता किसी के पास नहीं है। समय जी निकालना पड़ता जी है, आप अपनी रुचियों के लिए समय निकालिए। और हम लोग यही कहते हैं एज़ अ डॉक्टर, हम लोग कोरोना में भी हमने यही कहा कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, कोई काम असंभव नहीं है। अगर आप जी चाहें तो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक लेडी होते हुए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी सहयोग आप बिल्कुल सबका मिलता रहता है, परिवार का सहयोग है, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, इसमें नो डाउट। कभी ज़रूरत होती है तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, बड़े हो गए हैं, वो अपना-अपना करियर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनका उसका समय भी है, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा टाइम निकालते हैं, मैं उनके लिए निकालती हूँ, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा समय देते नहीं हैं, नहीं ज़रूरत बिल्कुल पड़ने पे हस्बैंड भी करते हैं। जी, जी नहीं तो बिल्कुल, सबका मैंने कहीं पढ़ा मिला-जुला था कि सहयोग। नारी हो कमजोर नहीं तुम, तो बिल्कुल जी, आप पे बिल्कुल। एकदम लागू होती है ये बात। और मैंने और भी देखा आगे कि आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारा जो है वो आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो कोई खास अवार्ड जिसका आप जिक्र करना चाहेंगी? जी, अवार्ड्स तो आप लोग का सम्मान है, काम हम लोग अवार्ड के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मिल जाता है तो बहुत खुशी होती हाँ है। बिल्कुल अवार्ड्स तो जी, अब हमारे लिए मॉरल बूस्टर होते हैं। अवार्ड्स जी हमें अभी मिला था, हमें सोशल सर्विस के लिए मिला था, नेशनल एडोल्सकॉन में बैंगलोर में जो हुई थी। तो सोशल हम्म। सर्विस के लिए मुझे लखनऊ में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो बहुत बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच में, तो ये बहुत अच्छा लगा। और अभी मैंने सोशल लाइफ में रिसर्च करने में अभी शुरुआत ही की है, अभी बहुत आगे जाना है। आप लोगों को देख के जी प्रेरणा मिलती रहती है, तो भगवान की नहीं नहीं दया से अभी अभी बहुत जी, अभी अभी तो बेस्ट बहुत आना आगे बाकी जाना है। है और हमारी दुआएं हैं जी, कि आप बहुत आगे जाएंगी। चलिए थैंक अंतिम में आपसे पूछते हैं, अगर कोई और समाज के लिए कोई आप संदेश देना चाहें तो हमारे इस मंच से समाज के लिए संदेश दे सकती हैं मैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल, समाज के लिए आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले तो फिर से एक बार बधाई देती हूँ। आप अभी बहुत व्यस्त रहते हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आप लोग इतने सारे आपने मल्टी डायमेंशनल आपने ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो मेरा बस आपके मंच से यही सभी महिलाओं को, ख़ास तौर पे लड़कियों को मेरा यही संदेश है कि आपके यहाँ भी लेडीज़ मैंने देखा है बहुत एक्टिव हैं, तो इसी तरीके से मेरा सबसे सुनने वालों से यही संदेश है कि महिलाएँ अपने को कम ना समझें। अब बहुत समय बदल गया है, परिवार का भी आपको सहयोग मिल रहा है और समाज का भी सहयोग मिल रहा है। कोई कहीं भेदभाव बहुत कम रह गया है, आपके मन में है और बाहर इतना भेदभाव नहीं है। अगर आप खुद अपने को सक्षम समझेंगी, महसूस करेंगी, तो सब आपके साथ है। तो इसलिए कमज़ोरी सिर्फ़ आपके अंदर है, आप उसको दूर करिए और जो चाहती हैं उसको हासिल करिए। कोई भी चीज़ आज के डेट में असंभव नहीं है। आप सिर्फ़ आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी आपकी हॉबीज़ है,
उसके लिए समय निकालिए और जो भी आप कर सकती हैं उसके लिए समय निकालिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा तो मैंने जैसा कहा कि जो अगर जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप चाहेंगी तो हर चीज़ के लिए समय आ जाएगा, नहीं चाहेंगी तो समय कभी भी नहीं मिलता है। तो समय आपके सब आपके अंदर है, सारी ताकत आपके अंदर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सब ब्रह्मांड की सारी ताकत हर इंसान के अंदर होती है। चाहे तो उसका मन सबसे मजबूत होता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है मन अगर आपका मजबूत, तो अपने मन की शक्ति को समझिए, अपने अंदर की शक्ति को समझिए और विजय आपकी होगी निश्चित ही। बहुत ही अच्छी बात है मैम, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात रही आज की हमारी। और मैं अपने दर्शकों से पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आपको मैम से संबंधित कोई सवाल पूछना हो, कोई किसी भी समस्या से कोई सवाल पूछना हो, तो आप मैम से सीधे भी पूछ सकते हैं और हमारे मंच के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज लखनऊ से सिटी सिग्नेचर के रूप में जुड़ी हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा पांडे मिश्रा जी। और यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत है जिनसे हमारे समाज का, जिससे हमारे देश का, जिससे हमारे शहर का नाम रोशन होता हो, तो स्वैच्छिक दुनिया के समक्ष उनका नाम प्रस्तुत करें। हम उनसे एक विशेष बातचीत करके आपके लिए तमाम सारे प्रेरणा स्रोत संबंधी प्रश्न और उत्तर दोनों आपके समक्ष रखेंगे, ताकि हमें भी आगे बढ़ने की शक्ति मिल सके, मौका मिल सके। इसी के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच।